So this is chapter pricing decision, chapter number 7 of costing, question number 1. Swift Tech Limited is a leading IT security solutions and ISO 9001 certified company. The solutions are well integrated systems that simplify IT security management across the length and depth of devices and on multiple platforms. STL has recently developed an antivirus software and company expects to have life cycle of less than 1 year. It was decided that it would be appropriate to adopt a market skimming pricing policy for the launch of the product. This software is currently in the introduction stage of its life cycle and is generating significant unit profits. ये जो प्रॉफिट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही है और सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है. Explain with reason the changes, if any, to the unit selling price that could occur when the software moves from the introduction to growth stage. Also identify necessary strategies at this stage. तो बेसिकली पूरा थ्योरी क्वेश्चन है ये और इसमें हमको बताना है कि अगर इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में जाता है तो प्राइस बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए प्राइस में. इंट्रोडक्शन में तो अपन कम रखते हैं प्राइस, ग्रोथ में अपने को प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि अपन और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. आंसर चेक करते हैं. Following acceptance by early innovators, conventional consumers start following their lead. New competitors are likely to now enter the market attracted by the opportunities for large scale production and profit. क्या होगा कि अगर आप अर्ली अडॉप्ट मतलब आपने इनोवेट किया है और कन्वेंशनल कंज्यूमर्स जो हैं, जो दूसरे बिजनेसेस हैं, वो भी स्टार्ट करेंगे कि यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी यहीं जाते हैं, तो वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे. तो इसमें एस टी एल में विश टू डिस्करेज कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग. कॉम्पिटिटर्स को एंटर करने के लिए डिस्करेज करना है तो प्राइस कम रखनी पड़ेगी ताकि अपने को मार्केट शेयर ज़्यादा रहे और अपना जो कस्टमर है वो प्राइस की वजह से किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं चले जाए. प्राइस कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी नहीं है. एस टी एल में विश टू डिस्करेज कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट बाय लोअरिंग द प्राइस एंड देयर बाय लोअरिंग द यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी. तो पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट मार्केट शेयर तो कैप्चर हो जाएगा. उसके बाद फिर जब हट जाएंगे कॉम्पिटिटर्स तब प्राइस बढ़ा देंगे. द प्राइस नीड्स टू बी लोअर्ड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अट्रैक्टिव टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, thus increasing demand to achieve the growth in sales volume. Strategies at this stage may include the following: improving quality and adding new features such as data theft protection, parental control, web protection, improved scan engine, anti spyware, anti malware, etc. Sourcing new market segments or distribution channels. Changing marketing strategy to increase the demand, lowering price to attract price sensitive buyers. एक पॉइंट तो यही होगा कि प्राइस कम कर दो ताकि जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं. दूसरा, चेंजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज डिमांड. मार्केट स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहो ताकि डिमांड इंक्रीज हो. और तीसरा, सोर्सिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. जितना आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनसे उनको और एक्सपैंड करो, न्यू मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाओ ताकि ज़्यादा लोगों के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच सके. और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एडिंग न्यू फीचर्स सच एज डेटा थेफ्ट प्रोटेक्शन. अभी अपना जो काम है बेसिकली क्या था क्वेश्चन में, आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का है. तो क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, नए फीचर्स ऐड करना चाहिए ताकि जो डेटा है वो थेफ्ट प्रोटेक्टेड रहे, चोरी नहीं हो सके. पेरेंटल कंट्रोल्स मतलब पेरेंट्स कंट्रोल कर सके, मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट्स के ऊपर कंट्रोल कर सके कि भाई तुम इतना ही यूज़ कर सकते हो और यूज़ भी करेंगे तो भी परमिशन लगेगी पेरेंट की. वेब प्रोटेक्शन, इम्प्रूव्ड स्कैन इंजन, एंटी स्पाईवेयर, एंटी मैलवेयर एक्सेट्रा. ये पॉइंट टोटली रिलेटेड टू आईटी से हो गया. और सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो बाकी जो तीन थे ये स्ट्रैटेजीज़ हो गई कि ग्रोथ स्टेज में हमने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लगानी चाहिए. ओके.
तो पहले का आंसर तो यही हो गया कि लोअर करना चाहिए प्राइस, ताकि दूसरे मार्केट का अट्रैक्ट कर सकें और सेल्स बढ़ा सकें। और नेसेसरी स्ट्रैटेजीज एट दिस स्टेज यही होगी कि न्यू मार्केट पकड़ो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, डिमांड इंक्रीज़ करो, प्राइस लो करो, ताकि नए बायर्स आ सकें जो प्राइस सेंसिटिव है। क्वेश्चन 2 इज एंजल लिमिटेड। एंजल लिमिटेड is a leading company in the footwear industry. The company has 4 factories in different locations with state of the art equipment. Due to competition in the market, company is continually reviewing its product range and enhancing its existing products by developing new models to satisfy the demand of its customers. The company currently has a production facility which has a capacity of 3500 standard hours per week. इसको साथ साथ कॉपी में भी लिखते जाते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है थोड़ा, जो डेटा है इसका। ये नया क्वेश्चन है, पुराने मॉड्यूल में नहीं था। कंपनी करेंटली हैज़ अ प्रोडक्शन फैसिलिटी विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3500 स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक। Product Comfort was introduced to the market 6 months ago and is now about to enter the maturity stage of its life cycle. However, research by the marketing department indicates that demand of the product Comfort in the market is price sensitive. कि मतलब प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर कम हो जाएंगे। द लाइकली मार्केट रिस्पॉन्स आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस 1700 है तो डिमांड 550, 1600 है तो 725। जितनी प्राइस कम होती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। 1300 पर 1200 की डिमांड है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंफर्ट इज 750 रुपये। एक यूनिट बनाने में 750 लगता है। स्टैंडर्ड आर यूज टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 2 आवर्स। कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक बनाने में। तो अगर एक बनाने में 2 घंटे लगते हैं और टोटल अगर 3500 आवर्स हैं तो डिवाइड बाई 2, 1750 यूनिट्स बना सकते हो आप 3500 स्टैंडर्ड आवर्स में। और 1750 अगर आप बनाते हो तो 1750 पे सेल, सॉरी 1750 की तो डिमांड ही नहीं है। डिमांड सबसे ज़्यादा 1200 यूनिट की है। Product Sport was introduced to the market 2 months ago using a penetration pricing policy and is now about to enter its growth stage. Each unit has a variable cost of 545 and takes 2.5। एक और कॉलम बना दो, इसमें लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 545 और ये वाला जो कंफर्ट था इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 750 और ये स्टैंडर्ड आवर्स लेता है 2.5। तो इसके हिसाब से अगर पूरा सारा टाइम इसमें लगा दें 2.5 में, 3500 डिवाइड बाई 2.5 तो 1400 यूनिट बना सकते हैं इसकी अपन। Market research has indicated that there is a linear relationship between its selling price and number of units demanded of the form P is equal to A minus BX. At a selling price of 1000 rupees per unit, demand is expected to be 1000 units per week. मतलब 1000 रुपये पर यूनिट पे 1000 रुपये डिमांड है। For every 100 rupees increase in selling price, the weekly demand will reduce by 200 units. And for every 100 rupees decrease in selling price, the weekly demand will increase by 200 यूनिट। मतलब 100 रुपये अगर बढ़ा दिए तो 200 यूनिट कम हो जाएगी, 100 रुपये कम कर दिए तो 200 यूनिट बढ़ जाएगी। अगर इससे कंपेयर करें तो कंफर्ट से, मतलब 1000 का है और 100 मतलब 1300 अगर कर दें इसका
तो 200 इंटू 3 मतलब 600 यूनिट कम हो जाएंगी। वैसे कितनी डिमांड है? वैसे डिमांड दी नहीं है। 1400 टोटल बना सकते हैं और 600 अगर कम हो तो 800 ही बचेंगे। प्रोडक्ट एथनिक, एक और प्रोडक्ट आ गया तीसरा। तीन, एक कंफर्ट हो गया, दूसरा स्पोर्ट हो गया, तीसरा एथनिक। प्रोडक्ट एथनिक इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड एंड विच इज about to be launched in the market. This is highly innovative designer product which the company believes that it will have a revolutionary impact on the market and consumer behavior. Company has decided to use a market skimming approach to pricing this product during its introduction stage. Market skimming मतलब वो होता है कि क्रीम निकाल लेना ऊपर की, मतलब जैसे ही इंट्रोड्यूस किया वैसे ही बहुत हाई प्राइस रख दो और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लो, और उसके बाद जब दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए तो प्राइस लो कर दो पूरा, ताकि वो आ ही नहीं पाए कंपटीशन में। A. Advise which of the above 5 selling prices should be charged for product comfort in order to maximize its contribution during its maturity stage. और इसी में सेकंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट्स in order to utilize all the spare capacity from your answer to one above. The selling price per product per unit of product sport during its growth stage, ये भी निकालना है। सेकंड क्या बोला है? कंपेयर पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज यूजिंग प्रोडक्ट एथनिक टू इलस्ट्रेट योर आंसर। एथनिक तो ये तीसरा वाला है। Explain with reasons for each of the stages of ethnic product life cycle, the changes that would be expected in the average unit production cost, and second is unit selling price. अच्छा क्वेश्चन है। आंसर, selling price of comfort, that would maximize its contribution at maturity stage. तो contribution per unit of comfort is equal to selling price minus variable cost. contribution क्या होता है? selling price minus contribution per unit, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन निकालना, वो कंट्रीब्यूशन ही माइनस कर। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। इसके बाद अब यूनिट्स ऊपर दी हुई हैं क्वेश्चन में। 550 पे, 725 पे, 1000 पे, 1150 पे और 1200 पे। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 1750, 1600, 1525, 1450 और 1300। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 750 ही है, ये तो सब में कांस्टेंट ही रहेगी। ये माइनस कर दिया तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1750 माइनस 750, 1000। 1600 माइनस 750, 850। 1525 माइनस 750, 775। 1450 माइनस 750, 700 एंड 1300 माइनस 750 इज 550। और अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। यूनिट्स दी हुई हैं 1000 इंटू 550, 5,50,000। 850 इंटू 725, 6,16,250। 775 इंटू 1000, 7,75,000। 700 इंटू 1150, 8,05,000। 1200 इंटू 550, 6,60,000। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1150 यूनिट्स पे। टोटल कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन सेल्स आर 1150 यूनिट्स, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ कंफर्ट शुड बी 1450 रुपीज़।
ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट स्पोर्ट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज ऑल द स्पेयर कैपेसिटी फ्रॉम योर आंसर। अब देखो, अगर 1450 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे तो 2 घंटे के हिसाब से 2900 आवर्स लगेंगे, और टोटल अपने पास 3500 है, तो बचे 600 आवर्स। और 600 आवर्स में अगर ये दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है स्पोर्ट ये प्रोड्यूस करते हैं तो 600 आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 2.5 आवर्स लगते हैं, तो 600 डिवाइड बाई 2.5, इसकी 240 यूनिट्स बना सकते हैं अपन स्पोर्ट की इसके साथ साथ। टू 40 तो नहीं आ रहा, इनका आ रहा 480, क्योंकि इन्होंने लिया 1200 घंटे। 1200 घंटे कहाँ से आ रहे हैं भाई? भाई 1450 इंटू 2। अब एक गधे, 1450 तो यूनिट प्राइस है, 1150 यूनिट है, गलत मल्टीप्लाई कर दिया। 1150 इंटू 2 करोगे तो 2300 आवर्स, और टोटल है 3500 आवर्स, तो बचे 1200 घंटे। 1200 घंटे में पर यूनिट 2.5 लगता है, तो 480 यूनिट्स। हाँ सही है, सही है, सॉरी माय फॉल्ट। यूनिट्स है ना ये, तो 1150 तो ये वाली। एंजल लिमिटेड हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 3500 आवर्स पर वीक, वही लिखा हुआ है। As explained in one above, it would manufacture 1150 units of comfort per week. Each unit of comfort required 2 hours. Therefore, total production hour for comfort would be 2300 hours per week. Production capacity remaining to manufacture sports is 3500 minus 2300 is equal to 1200 hours per week. And each unit of sports required 2.5 hours of production. So, therefore, the number of sports unit that can be produced is equal to 480 units per week. ये नीचे ऑल्टरनेटिव में क्या दिया हुआ है, hours after production of product comfort is 1200 hours to be utilized to produce product sport 480 units. 10% increase in selling price will lead to 20% decrease in demand of units of product sport. Here we can produce only 480 units, which amount to 52% decrease in units, so the selling price should be increased by 26% as per price demand function. So the selling price per unit will be 1260 for 480 units of product sport. एक मिनट। स्पोर्ट में क्या बोला है कि 1000 रुपये पर यूनिट डिमांड है, तो 1000 रुपये 1000 यूनिट्स बना के दे सकते हैं। 1000 रुपये की डिमांड पे 1000 रुपये पर यूनिट, बट डिमांड एक्चुअली में हुई कितनी, 480 यूनिट्स की। तो इन्होंने क्या बोला है कि 100 यूनिट कम होंगी, 100 रुपये कम होंगे, तो 200 यूनिट बढ़ेंगी। 100 रुपये कम होंगे तो 200 यूनिट बढ़ेंगी, बट अपने को तो यूनिट्स डिक्रीज करनी है और प्राइस बढ़ाना है। तो 1000 यूनिट्स में से 480 यूनिट हटाओ, 520 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं, डिवाइड बाय 200 कर दो, 2.6 टाइम्स, और 100 रुपये को 2.6 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 260 रुपये। अभी कितना ले रहे हैं, 1000 रुपये प्लस 260, तो रेट कितना हो जाएगा, 1260। तो 1260 पे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 480 यूनिट। और इन लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया है, अब यहाँ पे क्या लगाया है भाई, देख लेते हैं। हाँ 1260 आ रहा है, करेक्ट है।
इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स। तो इसमें P है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी आ रही है, अच्छा वही तो निकालनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और A है सेलिंग प्राइस व्हेन डिमांड विल बी ज़ीरो। जब डिमांड ज़ीरो हो जाएगी तो प्राइस क्या होगा, ये 1500 कहाँ से निकाल लिया भाई। और बी होता है स्लोप, दैट इज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और एक्स होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो गिवन एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹1000 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ₹1000 पर वीक। फॉर एवरी ₹100 यूनिट इंक्रीज or decrease in selling price, the quantity demanded will increase or decrease by 200 units per week. A 500 rupee per unit increase in selling price will result in a fall of 1000 units of sale. मतलब अगर 500 रुपये पर यूनिट कर देंगे तो डिमांड हो जाएगी ज़ीरो, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 1500 रुपये डिमांड, 1500 रुपये प्राइस हो जाएगी तो डिमांड हो जाएगी ज़ीरो। 1500 रुपये पे कोई नहीं आने वाला खरीदने। ओके, तो सेलिंग प्राइस एट विच सेल्स विल बी ज़ीरो इज A इज इक्वल टू 1500। तो 1500 माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इज B। चेंज इन प्राइस 100 रुपये, चेंज इन क्वांटिटी 200, और X इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड है 480 यूनिट्स। अब निकाल लो प्राइस, 100 बाई 200 0.5 इंटू 480 माइनस 1500, 1260। ये भी सही तरीका है भाई। और ये जो अल्टरनेटिव, ये जो आपने किया ये अल्टरनेटिव हो गया। ये किया कि टोटल 1000 यूनिट्स थी, माइनस 480 किया तो 520 यूनिट्स बची, और 200 यूनिट से कम हो रहा था तो 2.6, और 100 रुपये से हो रहा था तो 2.6 इंटू 100 किया तो 260 आ गया। 1000 प्लस 260 इज इक्वल टू 1260। 480 यूनिट। ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं अगर, तो इसमें है कंपेयर पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज यूजिंग प्रोडक्ट एथनिक टू इलस्ट्रेट योर आंसर। इसमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्किमिंग प्राइसिंग का डिफरेंस देना, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है। Ethnic is given to be highly innovative product that is about to be launched into the market. The product with unique feature that will differentiate it from other products, leading to a revolutionary impact on market and customer behavior. There seem to be no competitors providing similar products. Skimming price strategy is adopted to change high prices in the introduction stage in order to recover cost. Skimming price will be suitable for ethnic because market for the product is not yet established. Initially, high promotional expense may have to be incurred to create customer awareness and build a market for the product. Due to its innovative feature, the customers would not mind paying a premium for the unique product offering. Demand would be inelastic. The market demand is unknown. Initial capital outlay to produce this product may be high, resulting in high cost of production. Production and promotional cost in the initial years is likely to be high. Therefore, an higher selling price would help Angel Limited to recover the cost since demand is likely to be inelastic. Charging a premium may not be a problem.
The price can be gradually reduced once the market for the product is established. Competitors may reverse engineer and offer similar product, due to which price may have to be lowered in the long run to retain customers. ये हो गई प्राइस skimming strategy. अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई इसमें सारे, कि मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज़ नॉट येट स्टेब्लिश्ड, इनिशियली हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस अपने को इनकर करने पड़ेंगे कस्टमर को अवेयर करने के लिए और मार्केट बिल्ड करने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए. ड्यू टू इट्स इनोवेटिव फीचर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीमियम पे करने के लिए, क्योंकि भाई उनको नए फीचर्स मिल रहे हैं. और मार्केट की डिमांड अभी अननोन है, मतलब अपने को डिमांड पता नहीं है कि क्या डिमांड होगी एक्चुअल में. तो इनिशियल कैपिटल आउटले जो होगा वो अपने को हाई रखना पड़ेगा और हाई प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि अगर डिमांड बढ़ती है तो उसको मीट कर पाए. प्रोडक्शन एंड प्रमोशनल कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर इज़ लाइकली टू बी हाई. प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहेगी क्योंकि डिमांड नहीं पता है, और प्रमोशनल कॉस्ट भी हाई रहेगी क्योंकि प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा एकदम से, ताकि जल्दी से डिमांड कैप्चर हो जाए, मतलब जब तक कॉम्पिटिटर्स नहीं आ पाए ताकि. देयरफॉर अ हायर सेलिंग प्राइस वुड हेल्प एंजल टू रिकवर द कॉस्ट. तो लो कॉस्ट नहीं रख सकते, आपको हाई प्राइस ही रखना पड़ेगा. सिंस डिमांड इज़ लाइकली टू बी इन इलास्टिक, चार्जिंग अ प्रीमियम मे नॉट बी अ प्रॉब्लम. मतलब डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, मतलब कितनी भी बढ़ सकती है, तो उससे प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. द प्राइस कैन बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड वंस द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज स्टैब्लिश्ड. एक बार मार्केट स्टैब्लिश हो जाए, ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स उतने बिक चुके हों, तो प्राइस अपन उस हिसाब से फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स क्योंकि क्या करेंगे कि अपना प्रोडक्ट देख के ना रिवर्स इंजीनियर करके वो उसी सेम प्रोडक्ट को बना लेंगे वो, और वो लो प्राइस पे बेचेंगे उसको. तो उस टाइम पे फिर अपने को अपना प्रोडक्ट की प्राइस लो करनी पड़ेगी. इसलिए इनिशियली आपको हायर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग रन में कस्टमर्स को रिटेन कर सको. Second policy is penetration pricing. Penetration pricing is adopted to charge a low price in the initial stage for penetrating the market as quickly as possible for a new product. The low pricing strategy will popularize the product. Once the market is established, the price may be increased. Penetration pricing will be suitable when demand for the product is elastic. More demand when prices are low. Large scale production of the product yields economies of scale. Threat of competition requires prices to be set low. It serves as an entry barrier to prospective competitors as well. पेनिट्रेशन प्राइसिंग इट इज़ अडॉप्टेड, मतलब ताकि आप लो प्राइस चार्ज करो स्टार्टिंग में. मतलब ये दोनों अगर साथ में चलें तो कैसा होगा कि भाई मतलब एक प्रोडक्ट स्कीमिंग, एक ने प्राइसिंग मतलब स्कीमिंग प्राइसेस चार्ज करना चालू किया, और एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब उसने अगर फटाफट कॉपी कर लिया आपका प्रोडक्ट और बहुत ही लो प्राइस पे बेचना चालू कर दिया, तो आप नहीं कर पाओगे. फॉर अ न्यू प्रोडक्ट द लो प्राइस स्ट्रैटेजी विल पॉपुलराइज द प्रोडक्ट. लो प्राइस में हो जाएगा, सस्ता मिलेगा लोगों को, तो जल्दी पॉपुलर होगा लोगों के बीच में. और एक बार मार्केट स्टैब्लिश हुआ तो फिर आप प्राइस बढ़ा दो. ये वाला जो सिचुएशन है ये सुइटेबल कब होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जब डिमांड जो है इलास्टिक हो, आपको डिमांड पता होगी भाई इतनी डिमांड आने वाली है. मोर डिमांड व्हेन प्राइसेस आर लो. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट यील्ड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट यील्ड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा और ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो उसमें. थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन रिक्वायर्स प्राइजेस टू बी सेट लो. इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर टू प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर्स एज वेल. कंपटीशन से बचने के लिए भी आप प्राइस लो रखोगे, क्योंकि नया कॉम्पिटिटर आएगा तो वो उतना लो प्राइस पे नहीं बेच पाएगा. इट सर्व्स एज एन एंट्री बैरियर टू प्रोस्पेक्टिव कॉम्पिटिटर्स एज वेल. प्रोडक्ट एथनिक इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट द मैन्युफैक्चरर बिलीव्स will change the whole market once it is launched. A strategy of penetration pricing could be effective in discouraging potential new entrants to the market. However, the product is believed to be unique and as such demand is likely to be fairly inelastic. In this instance, a policy of penetration pricing could significantly reduce revenue
without a corresponding increase in sales. Thus, this strategy is not suitable for ethnic. Impact on unit selling price and average cost of production per unit at each stage of ethnic product life cycle. Impact of unit selling price and average cost of production per unit at each stage of ethnic product life cycle. प्रोडक्ट एथेनिक है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है दैट द मैन्युफैक्चरर बिलीव्स विल चेंज द होल मार्केट वंस इट इज़ लॉन्च. एक बार लॉन्च हो गया तो पूरा मार्केट बदल देगा. मैन्युफैक्चरर को ऐसा लगता है. अ स्ट्रैटेजी ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग कुड बी इफेक्टिव इन डिस्करेजिंग पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स. प्राइस इतना कम रहोगे कि साला दूसरा कोई आ ही नहीं पाए. However, the product is believed to be unique and as such demand is likely to be fairly inelastic. But penetration pricing में तो elastic demand होनी चाहिए. In this instance, a policy of penetration pricing could significantly reduce revenue without a corresponding increase in sales. Thus, this strategy is not suitable for ethnic. Impact on unit selling price and average cost of production per unit at each stage of ethnic product life cycle. Introduction stage. ये तीसरा क्वेश्चन हो गया. तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? Explain with reasons for each of the stages of ethnic product life cycle the changes that would be expected in the average unit production cost or unit selling price. तो अब यहाँ ये बताना, ये भी पूरा थ्योरी है भाई. इसमें तो चारों स्टेजेस समझा दिए. इम्पैक्ट ऑफ यूनिट सेलिंग प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एट ईच स्टेज ऑफ एथनिक. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा? एज एक्सप्लेन्ड इन अबव पॉइंट, at the introduction stage of life cycle, due to high cost of production and initial promotion expenditure, the unit cost of production will be high. Using skimming price policy, the unit selling price will also be high. प्राइस हाई रखनी पड़ेगी. पेनिट्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्किमिंग प्राइस ही यूज़ करना पड़ेगा. ग्रोथ स्ट्रैटेजी में जब आप जाओगे, ग्रोथ स्टेज में जब आप जाओगे, इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद, दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड. लोगों को पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी. देयरफॉर स्केल ऑफ प्रोडक्शन लाइकली टू इंक्रीज. स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. द न्यू मार्केट सेगमेंट वुड अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स who are like to reverse engineer and offer similar products in the market. जैसे एप्पल के केस में होता है. अभी स्मार्ट वॉच लेके आए तो ये चाइनीज़ कंपनी वाले स्मार्ट वॉच निकाल देते हैं सेम लो क्वालिटी के साथ सस्ते प्राइस पे. Promotional activities and marketing activities need to continue to maintain and gain market share. प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप बंद नहीं कर सकते. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी आपको करती ही रहने पड़ेंगी ताकि आप मार्केट को कैप्चर करके रख सको और मेंटेन कर सको और ज़्यादा बढ़ा सको अपने मार्केट को. अकॉर्डिंगली द यूनिट सेलिंग प्राइस वुड रिड्यूस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. और फिर उसके बाद यूनिट सेलिंग प्राइस अपने को और कम करनी पड़ेगी. मतलब क्योंकि अपन तो स्कीमिंग प्राइस से चालू कर रहे थे और स्कीमिंग प्राइस से चालू कर रहे थे तो ग्रोथ स्टेज में क्या करेंगे कि अपन कम करेंगे प्राइस क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो गए. इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड मटेरियल प्रोक्योरमेंट. अब ग्रोथ स्टेज में क्या होगा? प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा हो रही है. From the introduction stage on account of following reasons, competitors offering similar product would take away the uniqueness feature of ethnic. Competitors चोरी कर लेंगे अपना uniqueness जो है. Again, to gain market share, the unit selling price may have to be lowered to make it attractive to a large segment of customers. प्राइस लो करनी पड़ेगी ताकि जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद सकें. The unit cost of production is also likely to reduce due to the following reasons. और भी दूसरे reasons हैं प्राइस कम करने के. क्या? Increased production would result in increased material procurement from suppliers. ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल प्रोक्योर करेंगे. बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स कैन बी नेगोशिएटेड विद देम टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो. लर्निंग कर्व लग जाएगा एंड एक्सपीरियंस वुड इनेबल द लेबर फोर्स टू बिकम मोर एफिशिएंट. This leads to higher production with the same level of resources leading for cost savings. लर्निंग कर मतलब एक बनाया दूसरा बनाया फिर उसमें टाइम कम लगेगा. ऐसे ऐसे वही काम करता रहेगा तो भाई उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज से जिससे कॉस्ट से सेविंग होगी अपनी की एम्प्लॉई में. लार्जर प्रोडक्शन बैचेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशन विल रिड्यूस
द यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, जो यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होगी वो जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा वो पर यूनिट उस हिसाब से कम होती जाएगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिजल्ट ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट बीइंग स्प्रेड ओवर लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स. जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा यूनिट्स में बढ़ जाएगी तो सब ज़्यादा उसमें यूनिट्स में बढ़ जाएगी तो पर यूनिट अपने को फिक्स्ड कॉस्ट कम पड़ेगी. देन मेच्योरिटी स्टेज, द थर्ड फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल that is characterized by an established market for ethnic. After rapid growth in sales volume in the previous stage, growth of sales for the product will saturate. ग्रोथ जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. कंपटीशन वुड बी हाई, कंपटीशन हाई हो जाएगा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ राइवल्स इन द मार्केट. दिस में लीड टू डिक्रीजिंग मार्केट शेयर. इसकी वजह से अपना मार्केट शेयर भी कम हो सकता है मेच्योरिटी स्टेज में. It is likely that the price of the product will be lowered further at the maturity stage in a bid to preserve sales volume. The company may attempt to preserve sales volume by employing an extension strategy rather than reducing the selling price. For example, they may introduce product add ons to the market that are compatible with ethnic. क्या होगा कि जो सेल्स वॉल्यूम है उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए अपन प्राइस लो करेंगे ताकि प्राइस कम हो जाए और सेल्स बराबर होती रहे क्योंकि अपन प्रोडक्शन भी उतना कर रहे हैं. द कंपनी में अटेम्प्ट टू प्रिजर्व सेल्स वॉल्यूम बाय एम्प्लॉइंग एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी. एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि उसी प्रोडक्ट से अगर 2-3 प्रोडक्ट और बन सकते हैं जो कि सिमिलर हों और कंपैटिबल हो एथनिक से तो एड ऑन्स हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाएगा बट अपना मटेरियल सेम लगेगा. यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. If procurement is lower than the growth phase, it might even lead to slightly higher prices since supplier may not extend bulk discounts. अगर परचेज कम है देन द ग्रोथ फेज, मतलब जितनी ग्रोथ है उससे कम परचेज है तो उस केस में क्या होगा कि सप्लायर जो है ना वो आपसे फिर हाई हाई प्राइस चार्ज करने लगेगा और आपको बल्क डिस्काउंट नहीं देगा क्योंकि आप प्रोडक्ट मतलब आप परचेज़ कम कर रहे हो उससे. क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो आप परचेज़ भी कम करोगे तो वो जो डिस्काउंट्स मिल रहे थे वो भी चले जाएंगे. द बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस मे ऑल्सो हैव waned. Therefore, unit labor cost is also likely to remain constant. Since scale of production is no longer increasing, the unit variable overhead costs are likely to remain constant. मतलब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, उतना ही बना रहे हो जितना बना रहे थे आप, तो आपकी जो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी. मतलब इसमें बोला कि आपकी जो यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगी मेच्योरिटी स्टेज में. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी बोल रहे हैं क्योंकि प्रोक्योरमेंट लो है तो भले ही डिस्काउंट चला जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब आपका क्वांटिटी कम हो रही है बट प्राइस सेम रहेगा ना उसी पे, मतलब उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं प्रोक्योर कर रहे हो. उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही. डिक्लाइन स्टेज में, अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, द लास्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सैचुरेटेड मार्केट, ख़त्म है मार्केट. डिक्लाइनिंग सेल्स, चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट, सेल्स कम हो रही है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहे हैं कस्टमर. प्रॉफिटेबिलिटी में स्लोली स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फॉल इन सेल्स. जैसे जैसे सेल्स कम होगी वैसे वैसे प्रॉफिट कम होता जाएगा आपका. एट द डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट एथनिक इज लाइकली टू हैव बिन सरपास्ड बाय मोर एडवांस्ड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड कॉन्सिक्वेंटली विल बिकम ऑब्सलीट. पुराना हो जाएगा और हट जाएगा मार्केट से. द कंपनी विल नॉट वॉन्ट टू इनकर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर एन ऑब्सलीट प्रोडक्ट एंड इज़ लाइकली टू सेल एथनिक एट मार्जिनल कॉस्ट और परहैप्स लोअर. मतलब या तो मार्जिनल कॉस्ट पे बेचना पड़ेगा कि एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए या उससे भी कम पे बेचना पड़ेगा. नहीं बेचोगे तो इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट लगेगी. सेल्स वॉल्यूम एट द डिक्लाइन स्टेज आर लाइकली टू बी लो as the project is surpassed by new exciting products that have been introduced to the market. Furthermore, the workforce may be less interested in manufacturing a declining product and may be looking to learn new skills. For both of these reasons, until production costs are likely to increase at the declining stage. Unit production costs are likely to increase at the declining stage.
ये हो गया पूरा अपना सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल. क्वेश्चन है Bathway India Limited is an ISO 9001 2008, a premier multidiscipline company. BIL manufactures a diverse range of products with pressure vessel, wagons, steel castings, etc. To manufacture wagons, BIL undertakes structural fabrication jobs and manufacturing retrofitting of EOT crane. It is presently the flagship company of the Bathway Group, comprising of renowned companies such as Krishna Agriculture, Xiang Phosphate, etc. The group was launched with the idea of one virtual company with diversified businesses and is based on four fundamental principles: collaboration, sustainability, inclusiveness, and being global. Bathway India Limited has two divisions, namely Bogie Division and Wagon Division. For manufacturing of wagon, BD manufactures bogies and WD manufactures various types of wagons like freight wagon, tank wagon, special wagon, etc. To manufacture a wagon, WD needs 4 bogies. एक वैगन के लिए 4 बोगी चाहिए रहती हैं. ये इन्फॉर्मेशन आप लिखते चलो भाई. एक वैगन के लिए 4 बोगी चाहिए रहती हैं. BD is the only manufacturer of the bogies and supplies both WD and outside customers. सिर्फ BD ही है जो मैन्युफैक्चर करता है बोगीज, और WD को भी वही देता है और बाहर भी वही बेचता है. डिटेल्स ऑफ WD एंड BD फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 आर एज फॉलोज. फिक्स कॉस्ट दी हुई है BD की 9,20,20,000. WD की फिक्स कॉस्ट है 16,45,36,000. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2,20,000 और WD की 4,80,000. दिस इज एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट. WD की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट है. कैपेसिटी पर मंथ इज 320 यूनिट और इसकी 12 यूनिट. मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट डिमांड in the market for Bathway India Limited's products at different quotations are as follows. For bogies, quotation price of rupees 3,20,000. No tender will be awarded, but demand will increase by 30 bogies with every 10,000 rupees reduction in the unit quotation price below 3,20,000. 3,20,000 पे कोई टेंडर नहीं मिलेगा, बट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी 30 बोगी की अगर 10,000 रुपये कम करते हैं तो 3,20,000 के बाद. फॉर वेगन्स कोटेशन प्राइस इज 17,10,000. नो टेंडर विल बी अवॉर्डेड बट द डिमांड फॉर वेगन्स विल बी इंक्रीज बाय 2 वेगन विद एवरी 50,000 रुपीज रिडक्शन इन द यूनिट कोटेशन प्राइस बिलो 17,10,000. Further, BD is the only manufacturer of bogies, but due to increased demand, competitors are entering into the market. The division is reviewing its pricing policy and carrying out some market research. After the market research, the division BD has decided to introduce new type of E-class bogies in the market and to obtain the patent right for such unique bogies. High growth and future characteristics characterizes this class. High growth and future characterizes this class. You are required to calculate the unit quotation price of the wagon that will maximize Bathway India Limited profit for the financial year 18-19. And second point is to calculate the unit quotation price of the wagon that is likely to emerge if the divisional managers of BD and WD both set quotation price calculated to maximize divisional profit from sales to outside customers and the transfer price is set at market selling quotation price. Note if P is equal to A minus BQ, then MR, that is marginal rate, is equal to A minus 2 into BQ. Third question is recommend appropriate pricing strategy while introducing the E-class bogies. ठीक है, आंसर पे आ जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ द वेगन that will maximize Bathway India Limited profit for the financial year.
कोटेशन प्राइस निकालना है वेगन का। सबसे पहले क्या करेंगे, कोटेशन प्राइस P and quantity is Q. Price denoted by P, quantity denoted by Q. And now the marginal cost of vegan is marginal cost of vegan. Marginal cost of vegan, एक वेगन में 4 बोगीज होती हैं, तो 2,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ BD। एक वेगन में 4 बोगीज, तो 4 बोगी की कॉस्ट हो गई अपनी 2,20,000 इंटू 4, 8,80,000, ठीक है। और एक वेगन, तो एक वेगन का वेरिएबल कॉस्ट है 4,80,000 रुपये। तो टोटल हो गया 8,80,000 प्लस 4,80,000, 13,60,000 एक पूरे वेगन का कॉस्ट आएगा, ठीक है। एंड डिमांड फंक्शन फॉर अ वेगन P इज इक्वल टू प्राइस, कोटेशन प्राइस है वेगन का 17,10,000, वो वाला जो फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू A माइनस BQ, उससे प्राइस निकाल लेंगे। तो जब डिमांड 0 होगी तो प्राइस रहेगा 17,10,000 एंड B इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस दैट इज 50,000 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 50,000 का अगर प्राइस रिडक्शन करते हैं तो 2 वेगन इंक्रीज हो जाएंगे, और क्यू निकालना है अपने को। तो ये अपना प्राइस आ गया। अब प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू निकालने के लिए क्वांटिटी इनटू ये जो इक्वेशन बनाया 17,10,000 माइनस 50,000 बाय 2,000, 25,000 क्यू, ठीक है। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो 17,10,000 क्यू माइनस 25,000 क्यू स्क्वायर, ये अपना टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू 17,10,000 माइनस 50,000 इंटू क्वान्टिटी, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 13,60,000 जो ऊपर निकाला था कि मिनिमम इतनी कॉस्ट तो लगेगी। प्रॉफिट इन मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम वेयर MR इक्वल्स टू MC। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का अपने पास इक्वेशन है 17,10,000 माइनस 50,000 क्यू इक्वल टू 13,60,000, ठीक है। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा, क्यू कितना आएगा 17,10,000 माइनस 13,60,000 डिवाइड बाय 50,000, 7 यूनिट्स इज क्यू।
अब ये जो Q आया है इसको P की इक्वेशन में लिख दो, तो P इज इक्वल टू 17,10,000 माइनस 25,000 इंटू 7, तो P कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 7 माइनस 17,10,000, 15,35,000 इज द प्राइस। ठीक है, सो एट 15,35,000 यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ अ वेगन द बैथवे कंपनी लिमिटेड प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होगा 15,35,000 अगर आप चार्ज करते हो एक वेगन का। तो मार्जिनल कॉस्ट 13,60,000 आ रही थी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से? फर्स्ट क्वेश्चन था कोटेशन प्राइस निकाल के दो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा बैथवे को। सेकंड में पूछा है कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ द वेगन दैट इज लाइकली टू इमर्ज if the divisional managers of BD and WD both set quotation prices calculated to maximize divisional profit from sales to outside customers and the transfer price is set at market selling price। अब मैनेजर्स क्या बोल रहे हैं डिवीजन के कि भाई हम अगर बाहर बेचेंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, तो वो उस पर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो उस पर अगर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा। सो दिस इज एट BD द डिविजनल मैनेजर, BD मतलब बोगी डिवीजन, the divisional manager would ensure that divisional marginal revenue should be equal to division's marginal cost so that profit can be maximum. So marginal revenue of a bogie is equal to marginal cost of manufacturing of bogies. तो marginal revenue is equal to marginal cost of bogies, सिर्फ एक बोगी की अगर निकालें तो 3,20,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में कोटेशन प्राइस फॉर बोगीज, माइनस करेंगे उसमें से यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ये A माइनस 2 इंटू बी क्यू का। ओके, सो 2 इंटू चेंज कितना हो रहा है इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये रिड्यूस करेंगे तो 30 बोगीज कम हो जाएंगे, तो 2 इंटू 10,000 बाई 30 इंटू क्वान्टिटी क्यू तो है नहीं अपने पास, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है ये दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में 2,20,000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू इज 10,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 2, 666.66 आ रहा है, तो 3,20,000 माइनस 2,20,000 डिवाइड बाई 666 इज 150 यूनिट्स। क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस ऑफ बोगी दैट इज प्राइस P, P इज इक्वल टू 3,20,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस 10,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 15 क्वान्टिटी, तो अपनी प्राइस आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाय 30 इज 33333 और दिस इंटू 15 इज 5,000 माइनस 3,20,000, तो 3,15,000 रुपये, सॉरी 150 यूनिट्स है ना, तो 333 इंटू 150 माइनस 3,20,000, तो 2,70,000 is the price. Hence BD will earn maximum profit when it will quote rupees 2,70,000 to the outside market. Since outside market quotation is transfer price as well, so transfer price to WD will be rupees 2,70,000 and it forms parts of WD's marginal cost. At WD, divisional manager would ensure that divisional marginal revenue should be equal to the divisional's marginal cost so that profit can be maximum.
मतलब अपन ये देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अपनी इक्वल रहे। अब ये चेक करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ वेगन अपन ने निकाला और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ वेगन ये भी निकाल लिया। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ वेगन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ वेगन। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज 17,10,000 माइनस 50,000 इंटू क्वान्टिटी और मार्जिनल कॉस्ट इज 2,70,000 इंटू 4 बोगीज प्लस 4,80,000 एक वेगन का। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो इट इज़ कमिंग 3 यूनिट्स और फिर कोटेशन प्राइस निकालेंगे तो 17,10,000 माइनस 50,000 इंटू 3 तो ये आएगा 15,60,000। अभी ये क्या हुआ? यहाँ पे जो इक्वेशन निकाली थी इनने अच्छा ये वाली में लगाई 25,000 इंटू क्यू 17,10,000 माइनस 25,000 इंटू क्यू तो क्यू इज़ 3 25,000 इंटू 3 75,000 माइनस 17,10,000 दिस इज 16,35,000। The unit quotation price of vegan that emerges as a result of market-based transfer pricing is rupees 16,35,000। ये हो गया। अब तीसरे पार्ट में क्या पूछा था? Recommend appropriate pricing strategy while introducing the E-class bogies. Whenever a new product is launched into the market, management can adopt either skimming or penetration pricing strategy. दो ही स्ट्रैटेजी होती हैं, एक स्किमिंग और एक दूसरी पेनिट्रेशन। द आइडिया बिहाइंड स्किमिंग स्ट्रैटेजी इज टू इंटेंशनली कीप अ प्राइस हाई टू रिकवर द हाई research and development and marketing expenses associated with developing a new product. For price skimming to work, the product must be perceived as high unique advantage over its competing products, very difficult to copy or protected by patents. Division BD may follow skimming strategy by taking advantage of the distinctive features of Bogie E. High prices in the early stages of Bogey's life cycle are expected to generate high initial cash flows. This will help the division to recover the high development cost it would incur. Further, this new Bogie E is protected from competition through entry barrier. Such barrier is patent. With penetration pricing strategy, a low price is initially charged for the product rather than high prices. The idea behind this is that the price will make the product accessible to many buyers and therefore the high sales will compensate for the lower prices being charged. This penetration pricing is adopted for rapid market acceptance, maximum sales, and discouraging competition from the market. However, this strategy is not for all companies since it requires a cost structure and scale economies that remain unaffected by narrow profit margins. The circumstances which may favor a penetration pricing policy are highly elastic demand for the product, that is, the lower the price, the higher the demand. This situation is not mentioned in this case of Bogie E. If significant economies of scale could be achieved so that higher sales volume would result in reduction in cost, however, in this case, it cannot be ascertained. Where entry barriers are low, however, in this case, new competitors cannot enter the market as Bogey's E is protected by patent. If company desires to shorten the initial period of the product's life cycle to enter the growth and maturity stages quickly. However, there is no evidence that the division BD wish to do this. Overall, due to the uniqueness, heavy R&D cost and barrier to entry for competitor, a market skimming pricing strategy is
appeared to be the more appropriate pricing strategy for bogie E. ठीक है, तो बोगी ई के लिए अपन स्किमिंग प्राइस यूज करेंगे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Pricing methods. Question 4. The budgeted cost data of a product manufactured by Ayodhya Limited is furnished as below. Budgeted units to be produced is 2 lakh. Variable cost is 32 rupees per unit. Fixed cost is 16 lakh रुपए. It is proposed to adopt cost plus pricing approach with a markup of 25% on full budgeted cost basis. 25% profit है. However, research by the marketing department indicates that demand of the product in the market is price sensitive. The likely market responses are as follows. Selling price is rupees 44, 48, 50, 56, 60. Annual demand उस हिसाब से 44 पे 168, 48 पे 152, 50 पे 140, 56 पे 128, 60 पे 1,08,000. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है. Analyze the above situation and determine the best course of action. सबसे पहले तो सेल्स अगर देखें तो बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इस 2 लाख रुपए. तो 2 लाख रुपए पे अगर 32 रुपये वेरिएबल कॉस्ट लगती है तो 64 लाख का अपने पास कंट्रीब्यूशन आना चाहिए. और नहीं, कंट्रीब्यूशन कैसे बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस थोड़ी है आपके पास अभी. मतलब 64 लाख की अपनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे. टोटल 16 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट लगेगी, तो 80 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट लगेगी. प्लस 25% अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं 2 लाख इंटू 32 लाख प्लस 2 लाख इंटू 32 प्लस 16 लाख इज 80 लाख का टोटल कॉस्ट आ जाएगा. 80 में अगर 25% आप ऐड करो तो 1 करोड़ रुपए अपने टोटल सेल होने चाहिए, तब जाके अपने को 25% प्रॉफिट मिलेगा. और 1 लाख का अगर टोटल सेल करते हैं तो 2 लाख यूनिट अगर अपन ने सेल करी तो पर यूनिट कॉस्ट अपनी 50 रुपये आएगी सेलिंग प्राइस. और 50 रुपये अगर सेलिंग प्राइस रखते हैं तो एनुअल डिमांड रहेगी 1,40,000 यूनिट्स की. एंड इफ वी कैलकुलेटेड 1,40,000 यूनिट्स, 1,40,000 इंटू 32 रुपीज़ पर यूनिट प्लस 16 लाख का फिक्स कॉस्ट, तो इस पे अपन ने यूनिट्स बनाई 1,40,000. तो अपनी कॉस्ट पड़ रही है 43.43 रुपीज़ और 50 रुपये पे बेचेंगे तो 6.57 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट होगा इंटू 1,40,000, 9,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. ये दिया हुआ है क्वेश्चन. द कंपनी हैज़ अ प्लान टू प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट्स and it proposed to adopt cost plus pricing approach with a markup of 25% on a full budgeted cost. To achieve this pricing policy, the company has to sell its product at the price calculated below. क्वांटिटी कितनी है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 लाख इंटू 32 64 लाख, एड फिक्स्ड कॉस्ट 16 लाख, टोटल बजटेड कॉस्ट 80 लाख रुपए, प्रॉफिट 20 लाख रुपए, रेवेन्यू टोटल कितना 1 करोड़. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट तो 50 रुपये पर यूनिट. However, its selling price 50 per unit. The company can sell only 1,40,000 units, 40,000 units only, which is 60,000 units less than the budgeted production unit. ठीक है. After analyzing the price demand pattern in the market, which is price sensitive, it is perceived that to sell all the budgeted units of 2 lakh market price need to be further lowered. अगर 2 लाख यूनिट बेचनी है तो आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी. 2 लाख यूनिट के लिए 44 पे जाओगे आप. Budgeted units of 2 lakh market price need to be further lowered, which might be lower than the total cost of production. भले ही total cost of production से कम हो. This action does not seem to be in favor of the firm's interest. मतलब उससे नीचे नहीं जा सकते आप क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा फिर. अब ये स्टेटमेंट दिखा दिया बना के कि प्रॉफिट एट डिफरेंट डिमांड लेवल्स.
अगर 168 का है, 168 अगर यूनिट्स अपन सेल करते हैं और प्राइस रखते हैं 44 का, तो प्रॉफिट होगा 5.96%। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है अपने को 56 का अगर अपन प्राइस रखते हैं, 56 पे 1,28,000 यूनिट्स ही बिकेंगी, बट प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 25%। नहीं, बट अगर 1,08,000 यूनिट बेचते हैं तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो 28% आ रहा है। एनालाइज बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना चाहिए। टेकिंग द अबव कैलकुलेशन एंड एनालिसिस इनटू अकाउंट, द कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल 1,28,000 यूनिट्स एट ₹56। At this price, company will not only be able to achieve its desired markup of 25% on the total cost, but can earn maximum contribution as compared to other even higher selling price। मतलब 56 पे कंट्रीब्यूशन है 30,72,000 और 60 रुपये प्राइस रखते हैं तो कंट्रीब्यूशन है 30,24,000। मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भले ही ज़्यादा हो 60 रुपीज़ पे, बट अपनी तो कैपेसिटी है ना 2 लाख की बनाने की, तो अपन अमाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे परसेंटेज ना देख के। एट दिस प्राइस कंपनी विल नॉट ओनली बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड मार्कअप, और इस पर क्या होगा कि आपका जो डिजायर्ड मार्कअप है, आपको 25% ही चाहिए, आपको 28% नहीं चाहिए, तो 25% मिल रहा है यहाँ पे ऑफ द टोटल कॉस्ट, बट कैन अर्न मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू अदर इवन हायर सेलिंग प्राइजेस। Second point is, if the company wants to uphold its proposed pricing approach with the budgeted quantity, it should try to reduce its variable cost per unit, for example, by asking its supplier to provide a quantity discount on the materials purchased. With reduction in variable cost per unit, the selling price per unit, determined as a percentage of full cost, will also reduce and suitably create demand for 2 lakh units as budgeted. With reduction in variable cost per unit, the selling price per unit, determined as a percentage of full cost, will also reduce and suitably create demand for 2 लाख यूनिट्स एज बजटेड। मतलब प्राइस कम करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा यूनिट बिकेंगी ना आपकी, तो आप सप्लायर से अपना क्वांटिटी डिस्काउंट मांगो ताकि आप अपनी प्राइस कम कर सको, और जो 2 लाख क्वांटिटी आप बेचना चाह रहे हो वो आप मीट कर लो वाला टारगेट। तो इसके क्वेश्चंस हो गए सारे ना। उसमें अगर कुछ एग्जांपल्स हों चैप्टर के बीच में वो भी कर लेते हैं। ये तो वही है ग्रोथ स्टेज वाला, ग्रोथ स्टेज मेच्योरिटी स्टेज, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन स्टेज। मी टू प्रोडक्ट MP, revolutionary product, evolutionary product EP, revolutionary product is RP। मी टू प्रोडक्ट में प्राइसिंग होती है मार्केट प्राइस दैट इज डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटिटिव फोर्सेस फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्ट। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में प्राइस प्रीमियम प्राइसिंग, इट कैन एक्सपेक्ट टू मेक अ टाइडी प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन and taking its first initiative। Evolutionary profit, demand based pricing, price higher than the earlier version to justify its cost and benefits, subject to what amount can be stepped up in the market। Concept insight, example, a customer wants to buy a system for a single year, after which it will be scrapped with the plans to use it for 2500 hours।
कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका सिस्टम एक्स और सिस्टम एक्स स्क्वायर. ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर इज़ ₹5 और ₹7.5. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश इसमें है 10%, इसमें है 0.5%. सिस्टम एक्स का प्राइस ये हुआ 37,500. इसका प्राइस निकालना है. फाइंड द TEV. TEV मतलब ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू फॉर सिस्टम एक्स स्क्वायर. इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ सिस्टम क्रैश टू द बायर इज़ 1,00,000 रुपये. अगर सिस्टम क्रैश होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सिस्टम एक्स में 10% है तो 1,00,000 रुपये का खर्चा आएगा. एक लाख का खर्चा करने से अच्छा एक्स फिर से खरीद लेगा. पर ये है ना कि अगर एक्स खरीदता है तो उसको 10 बार एक्स खरीदना पड़ेगा, 10% प्रोबेबिलिटी है. और एक्स स्क्वायर खरीदता है तो 0.5% की प्रोबेबिलिटी है कि क्रैश होगा. ऑब्वियसली बात है इसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा. तो कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर निकालें तो डिफरेंस है इन दोनों में 5 रुपये और 7.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ का. और दोनों चलेंगे कितने 2500 आवर्स. तो जो 2.5 का एक्सेस है 2500, इसकी वैल्यू है 6,250 रुपये. मतलब एक्स स्क्वायर पे जाते हैं तो ये ज़्यादा देना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें 5 रुपये थी, इसमें 7.5 रुपये. और सिस्टम क्रैश सेविंग्स इसमें 10% क्रैश हो रहा है, इसमें 0.5% क्रैश हो रहा है बस. और क्रैश होने पे 1,00,000 रुपये लग जाते हैं. तो 1,00,000 की प्रोबेबिलिटी है कि 9.5% टाइम ही लगेगा, मतलब 9,500. तो ये अपना पैसा बच जाएगा. और प्राइस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब अगर एक्स स्क्वायर नहीं लेते तो एक्स पे जाएंगे तो एक्स की प्राइस 37,500. और एक्स पे नहीं जाते तो 9,500 एक्स्ट्रा लगते और 6,250 का नुकसान हो जाता. तो इसकी प्राइस रहेगी 40,750 रुपीज़. वाह. इसका TEV रहेगा, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू इसका इतना है. और फिर दूसरा एग्जांपल ये वाला, ये तो खतरनाक एग्जांपल है भाई. इलस्ट्रेशन 1. वो log y निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर वैल्यू निकलती है. वो 25th यूनिट की दी हुई है इलस्ट्रेशन में और आपको 24th यूनिट की निकालनी है. Bosch Limited has developed a special product. Details are as follows. The product will have a life cycle of 5,000 units. It is estimated that market can absorb first 4,500 units at ₹64 per unit and then product will enter the decline stage of its life cycle. The company estimates the following cost structure. Direct labor 6 रुपये per hour. Other variable cost 19 रुपये per unit. Fixed cost will be ₹40,000 over the life cycle of the product. The labor rate and both of these costs will not change throughout the product's life cycle. The first batch of 100 units will take 1,000 labor hours to produce. There will be an 80% learning curve that will continue until 2,500 units have been produced. Batches after this level will each take the same amount of time as the 25th batch. The batch size will always be 100 units. Required to calculate average selling price of the final 500 units. That will allow the company to earn a total profit of 80,000 rupees from the product if average time for 24 batches is 359.4 hours.
Learning coefficient is 0.322 for learning rate of 80%. The value of logs have been given for the calculation purpose. इसका कैलकुलेशन करेंगे अब। तो इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में लिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल 500 यूनिट्स। तो 4500 यूनिट्स के लिए तो 64 रुपीज़ पर यूनिट निकाल दिया, और ये भी बता दिया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, पर आर कितनी है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट 19 रुपये पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपये लगेगी। लेबर रेट एंड बोथ ऑफ दीज कॉस्ट विल चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, चेंज हो सकती हैं। अब क्या है कि फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट विल टेक 1000 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस, और उसके बाद 80% सीख जाएंगे, 80% का लर्निंग कर्व है, एंड वो कंटिन्यू होगा 2500 यूनिट्स तक, और 2500 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नहीं चेंज होगा लर्निंग कर्व। Batches after this level will each take same amount of time as the 25th batch. The batch size will always be 100 units. बैच साइज हमेशा 100 यूनिट्स का ही रहेगा, और टोटल प्रॉफिट ऑफ क्या एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल 500 यूनिट्स दैट विल अलाउ द कंपनी टू अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ एवरेज टाइम फॉर 24 बैच 359 आवर्स रहे, तो 80,000 का प्रॉफिट होगा। नाउ कैलकुलेशन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज कैलकुलेशन पे आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर बैच फॉर द फर्स्ट 25 बैचेस। पहले 25 बैचेस के लिए कितना टाइम लगेगा, और 25th बैच पे जितना लगेगा उसके बाद के सारे बैचेस पे उतना ही लगेगा। तो सबसे पहले तो ये निकालना है कि टोटल टाइम फॉर 24 बैचेस कितना लगेगा, और फिर टोटल टाइम फॉर 25 बैचेस कितना लगेगा। तो 25 का टोटल और 24 का टोटल, उसका जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली 25th बैच के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकलेगा। तो जो 25th का निकलेगा वो सबका निकल जाएगा। तो लर्निंग कर्व मॉडल लगाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू द पावर b। ए होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट बैच, x होता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड, b है लर्निंग कोफिशिएंट, एंड y निकलेगा एवरेज टाइम पर बैच फॉर x बैचेस। तो अपने पास टोटल जो लेबर आवर्स हैं टोटल लेबर आवर्स नहीं, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट विल टेक 1000 लेबर आवर्स। तो ए की वैल्यू हो गई 1000। एक्स क्या है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस टू बी प्रोड्यूस्ड, तो टोटल 25 बैच प्रोड्यूस करेंगे, और कोफिशिएंट वो दिया हुआ है, लर्निंग कोफिशिएंट दिया हुआ है -0.322 80% के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये ऊपर जो माइनस का है इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1000, और जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो -0.322 लॉग 25। अभी log y इज इक्वल टू log 1000 -0.322, ये जो log 25 है इसको 5 इंटू 5 लिख देंगे। और ये जो log 5 इंटू 5 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 5, 2 इंटू log 5।
और अगर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। तो अपने पास है log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0.322 और log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.69897। इसको पुट कर दो तो log y इज इक्वल टू 3 माइनस 0.322 2 इंटू log 5 इज 0.69897। ये हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 0.69897 इंटू 0.322। इसको माइनस कर देंगे 3 से तो वैल्यू आ जाएगी 2.54986। ये वैल्यू आ गई log y की। अब एंटी लॉग दिया हुआ है 2.5 का 2.549863 का दिया हुआ है। तो log y और जब आप एंटी लॉग लगाओगे तो लॉग हट जाएगा। तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.549863। अब एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 354.70 आवर्स। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो y क्या था अपना, फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल टेक 1000 आवर्स। तो टोटल जो 25 बैचेस होंगे y इज इक्वल टू एवरेज टाइम पर बैच फॉर x बैचेस। एवरेज टाइम 25 बैचेस का एवरेज टाइम फॉर 25 बैचेस is equal to 354.7 into 25 batch is equal to 8867.5 आवर्स। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज टाइम फॉर 24 बैचेस इज 359.4 आवर्स। तो ये भी मिल गया अपने को। एवरेज टाइम फॉर 24 बैचेस कितना दिया हुआ है 359.4 इंटू 24। तो ये आ जाएगा 359.4 इंटू 24 8625.6। तो एवरेज टाइम फॉर 25th बैच ये आ गया अपना 8867.5 माइनस 8625.6। 241.9 आवर्स 25th बैच को बनाने में लगेंगे और उसके आगे के जितने भी बैचेस होंगे सब में 241.9 लगेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर अपना कितना लग गया 24 यूनिट्स का तो दिया हुआ था 8625.6 और उसके बाद 25th यूनिट का है 241.9 और टोटल बैचेस कितने हैं 24 प्लस 49 4500 यूनिट्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑफ 5000 यूनिट्स और एक बैच में 100 ही जाते हैं। तो टोटल 50 बैच हैं जिनमें से 50 बैच में 25 बैच का टाइम है
8867.5 और बाकी के जो 25 हैं उनमें हर बैच का 241.9 लगेगा, तो इंटू 25। तो टोटल आवर्स अगर निकालें तो 241.9 इंटू 25 प्लस 8867.5, टोटल टाइम लगेगा 14,915 और 1 घंटे की कॉस्ट है 6 रुपये। तो 14,915 इंटू 6, लेबर कॉस्ट आ गई 89,490 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब नेक्स्ट है अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट ये है 19 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल यूनिट्स कितनी लगेंगी? 5000 यूनिट्स। तो यहाँ की टोटल कॉस्ट आ गई 95,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 40,000 रुपये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पूरे में। तो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आ गई, टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट इज ऑफ 89,490, 95,000 और 40,000, 2,24,490 रुपये। और अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। अगर 80,000 का प्रॉफिट चाहिए तो 3,04,490 रुपये की सेल होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड सेल्स, और एक्सपेक्टेड सेल अपन कितनी यूनिट बेच सकते हैं? 5,000 यूनिट। और 5,000 यूनिट अगर 3,04,490 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगी 60.89 सेलिंग प्राइस। बट सबकी एक तो है नहीं, सबकी अलग अलग है। अब सेल वैल्यू अगर अपन देखें तो 4500 यूनिट्स, जो फर्स्ट 4500 यूनिट्स होती है उसकी सेल वैल्यू है 64 रुपीज़। मतलब 4500 अगर 64 पे बिक गई तो 288 रिकवर हो जाएगा। 288 रिकवर हो गया तो और कितना रिकवर करना बचा? 500 यूनिट से 16,490 रुपये। ये आपको बची हुई यूनिट्स बेच के कमाना है। तो 16,490 अगर 500 यूनिट से कमाना है तो डिवाइड बाय 500, तो जो लास्ट 500 यूनिट्स होंगी ना उनको अपन एवरेज सेलिंग प्राइस 32.98 पे भी बेच सकते हैं। उसको 64 पे बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर 80,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो। नाइस। और illustration. Example, Aditya LLP produces a product X. The market for the product X is competitive and the prevailing market price for a unit of a product X is rupees 40. The following table presents the marginal cost and profit for the product X. Units 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट है। रेवेन्यू 0 यूनिट पे तो 0 रेवेन्यू होगा। टोटल कॉस्ट 20 रुपये, मार्जिनल कॉस्ट 0, प्रॉफिट लॉस होगा 0 यूनिट पे 20 रुपये का। क्या हो रहा है कि अब 40 रुपये, 1 का, 2 का 80, 3 का 120, 4 का 160। टोटल कॉस्ट भी कैसे बढ़ रही है? 20 रुपये। 1 की टोटल कॉस्ट 30, मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि 10, 20, 35, 40, 45, 47 हो गई। तो 20 रुपये तो फिक्स कॉस्ट है, तो 20 प्लस 10 30, 20 प्लस 20 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 35 मार्जिनल कॉस्ट 85, 85 प्लस 40 125, 125 प्लस 45 170, 170 प्लस 47 217। तो टोटल कॉस्ट ये और टोटल रेवेन्यू ये। तो 40 माइनस 30 10 का प्रॉफिट, 80 माइनस 50 30 का प्रॉफिट, 120 माइनस 85 35 का प्रॉफिट, 160 माइनस 125 35 का प्रॉफिट, 200 माइनस 170 30 का प्रॉफिट डिक्रीज होने लग गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 4th यूनिट पे। द मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 4th यूनिट इज इक्वल टू द प्राइस पर यूनिट।
The Aditya LLP can maximize its profit at fourth unit of level. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल. ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन भी किया था उसमें एम आर और एम सी वाला. आदित्य हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस इट्स ओनली प्रोडक्ट A7. To manufacture a unit of A7, variable cost of rupees 2,20,000 is incurred. Market research has indicated that a selling price of rupees 5,10,000 no order will be received. मतलब ज़ीरो डिमांड पे प्राइस रहेगा 5,10,000. वो ए की वैल्यू दी हुई है. But the demand for A7 will be increased by 2 units with every 5,000 rupees reduction in the unit selling price below 5,10,000. मतलब 5,05,000 कर दी तो डिमांड हो जाएगी 2 यूनिट्स की. तो अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. टू डिटरमाइन द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ A7 दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट किस प्राइस पे कमा सकते हैं. वी एज्यूम दैट सेलिंग प्राइस ऑफ A7 इज P एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज Q. ठीक है. नाउ मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी. 2,20,000 रुपये मार्जिनल कॉस्ट. कम से कम इतना तो रिकवर हो. अब प्राइस निकालेंगे तो P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू. तो जब ज़ीरो क्वांटिटी है तब प्राइस है 5,10,000 और चेंज हो रहा है 5,000 रुपये कम करेंगे तो 2 यूनिट बढ़ेगी तो क्वांटिटी निकल आएगी. ये प्राइस हो गई. अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू इज Q इंटू 5,10,000 माइनस 2,500 Q. ठीक है. तो R की इक्वेशन बन गई 5,10,000 Q माइनस 2,500 Q स्क्वायर. अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस 2 इंटू बी क्यू. तो इसमें A की वैल्यू आएगी 5,10,000 माइनस 2 इंटू 2,500 Q. मतलब 5,10,000 माइनस 5,000 Q. अब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे मैक्सिमम अपना प्रॉफिट होता है और मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 2,20,000 रुपये. तो यहाँ से अपना Q निकल जाएगा. तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू 2,20,000 इज इक्वल टू 5,10,000 माइनस 5,000 Q. हेंस Q का वैल्यू इज 5,10,000 माइनस 2,20,000 डिवाइड बाय 5,000 इज 58 यूनिट्स. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q. अब ये Q का जो वैल्यू है उसको ये इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे P की इक्वेशन में. तो अपना प्राइस आ जाएगा 5,10,000 माइनस 2,500 इंटू 58 दैट इज़ Q. तो 5,10,000 माइनस 2,500 इंटू 58 इज़ 1,45,000 माइनस 5,10,000 3,65,000 का प्राइस है. इस पे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस पे मैक्सिमम प्रॉफिट. तो 2 इक्वेशन याद करनी है, 2 फॉर्मूले याद करना है बेसिकली. एक है P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू और दूसरा है MR इज इक्वल टू A माइनस 2 इंटू बी क्यू. एक मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, एक प्राइस का फॉर्मूला है. एक प्राइस का फॉर्मूला A माइनस बी क्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला A माइनस 2 इंटू बी क्यू. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया पूरा. अब ये एग्जांपल दिया हुआ है. फर्म प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज अंडर 20 रुपीज़ एट 4 रुपी पर यूनिट, 21 यूनिट्स एट 3.9 per unit, 22 units at 3.8. The sales figure can be summarized as below. 20 पे 4 रुपये, टोटल सेल्स 80 रुपये.
21 पे 3.9 प्राइस, रेवेन्यू 81.9, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ 1.9 का 20 के बाद। 22 पे 3.8 हो रही है प्राइस और टोटल रेवेन्यू 83.6, और 21 के बाद पर यूनिट कितना चेंज हुआ 1.7 का। तो मतलब यूनिट बढ़ी बट एडिशन में कम हो गया। The reduction in the price of each additional unit reflects a gradual reduction in the steepness of the total revenue curve as shown in the figure. The total cost curve will, however, register an increase in the steepness because as the volume increases, the cost also increase. Volume बढ़ती है तो cost भी बढ़ती है. Because of the difficulty of expanding output given a productive resources. तो ये जो चार्ट होता है इसमें दो एक्सेस हैं, एक प्राइस के लिए एक क्वांटिटी के लिए। तो पी पे कॉस्ट और रेवेन्यू है, क्यू पे आउटपुट है, ठीक है। ये कर्व होता है टी आर का और ये कर्व होता है एम सी का। ये यहाँ से कट करता है टोटल कॉस्ट। तो ये एम सी, ये टी सी और टी आर जहाँ मिलते हैं यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और ये एम आर और एम सी भी जहाँ कट करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये वाली जो लाइन खींची है ना सीधी वाली, दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये एम सी ने एम आर को काटा, बस यही है, ख़त्म।